गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके रिसोर्स बुक क्लास 7th में हिंदी की कुछ अभ्यास पत्र कराने वाली हूँ। वह अभ्यास पत्र आपको आपके हॉलीडे होमवर्क में मिले। तो अगर आपको कोई भी समस्या है अपनी हॉलीडे होमवर्क से संबंधित तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और रिसोर्स बुक के कुछ पेजेस मैं आपको रिकॉर्ड करके दे रही हूँ, तो आप आंसर्स यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले अभ्यास पत्र 2 करना चाहेंगे हम। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कभी भी जब ऐसा प्रश्न आता है तो आपको उस गद्यांश को अच्छे से रीड करना होता है और फिर उस गद्यांश में से आपको प्रश्नों के उत्तर करने होते हैं। तो सबसे पहला काम होता है गद्यांश को अच्छे से पढ़ना। गद्यांश को अच्छे से पढ़ने के बाद आप उसके प्रश्न पढ़ते हैं और प्रश्न पढ़ने के बाद फिर आप उत्तर देखते हैं, लेकिन हमें इसी गद्यांश के उत्तर ढूंढने में बहुत समय लग जाता है। तो बेटर है कि हम थोड़ा सा स्पीड में रीड करेंगे, और आप तो क्लास 7 के स्टूडेंट्स हैं तो मुझे लगता है आपकी रीडिंग अच्छी होगी, तो आप स्पीडली रीड कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। यह वनों में पाया जाता है। इसकी देह पतली और हल्की होती है। इस पर गहरी कत्थई रंग की धारियां बहुत सुंदर लगती हैं। इसका मुंह छोटा होता है। इसकी गर्दन पर अयाल नहीं होते हैं। इसकी दहाड़ शेर के समान दिल दहलाने वाली नहीं होती। यह हमेशा टेढ़ी चाल चलता है और कभी भी अपने शिकार पर सामने से आक्रमण नहीं करता। इसका आक्रमण हमेशा छिपकर होता है। यह चालाक और धूर्त पशु है। इसकी छलांग शेर से लंबी होती है और दौड़ने का वेग भी उससे अधिक होता है। यह खूंखार मांसाहारी पशुओं में स्फूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। स्फूर्ति मतलब होता है एक्टिव होने के लिए, स्पीड में, तेज गति से काम करता है। यह अपनी मांद में छिपा आराम करता है। मांद मतलब अपनी गुफा में। यह रात्रि के समय अपने शिकार के लिए निकलता है। यह कभी कभी वन से लगे गांव में जाकर भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि को भी उठाकर ले आता है, फिर एकांत में बैठकर उसे खाता है। बाघ स्फूर्ति, चतुराई, साहस और तीव्रता का प्रतीक होने के कारण भारत का राष्ट्रीय पशु है। अब आपने पैराग्राफ पढ़ा और आपने देखा कि पूरा पैराग्राफ बाघ के ऊपर लिखा गया है। यह वनों में मिलता है। इसकी देह पतली और हल्की होती है। इसके कत्थई रंग की धारियां होती हैं। इसका मुंह छोटा होता है और ये शेर के समान दहाड़ नहीं होती इसकी। ये टेढ़ी चाल चलता है, छिपकर आक्रमण करता है। चालाक और धूर्त, धूर्त मतलब होता है धोखेबाज। इट मीन्स ये आपको धोखा देकर आप पर हमला करता है, डायरेक्ट सीधे से सामने से आप पर हमला नहीं करता। शेर से लंबी इसकी छलांग होती है और दौड़ने का जो वेग है, जो स्पीड होती है, वो उससे भी ज्यादा होती है। तो आप देखेंगे कि ये पूरा जो गद्यांश है बेटा, ये आपका बाघ पशु के ऊपर है। अब आपने गद्यांश पढ़ लिया होगा तो अब इसके उत्तर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, सबसे पहला प्रश्न है आपका कि उपयुक्त गद्यांश के लिए एक उचित शीर्षक लिखिए। मैं हमेशा अपने बच्चों को कहती हूँ कि शीर्षक जब नाम आता है तो इट मीन्स होता है टाइटल। आपको शीर्षक देना। शीर्षक कभी भी लंबा लंबा नहीं होता। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, पूरी पूरी लाइंस में शीर्षक दे देते हैं और पेपर में यही गलती करते हैं। तो जब आप शीर्षक लिखने जा रहे हैं तो शीर्षक की लंबी लंबी लाइंस मत लिखिए। शीर्षक हमेशा छोटा होता है, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द। ठीक है, टाइटल होता है जैसे इंग्लिश की स्टोरीज का टाइटल होता है, ऐसे ही हिंदी के गद्यांश का भी शीर्षक होता है। तो इसके लिए उपयुक्त शीर्षक बाघ दे सकते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु। इसके अलावा भी आप दे सकते हैं। ठीक है, शीर्षक आपको कुछ और उचित लगता है तो आप उसका शीर्षक दे सकते हैं। बाघ, केवल बाघ भी रख सकते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु भी रख सकते हैं, कोई भी आप एक शीर्षक नाम दे सकते हैं। सेकंड प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ कहाँ पाया जाता है? जैसा कि पैराग्राफ के स्टार्टिंग में लिखा है, बाघ वनों में पाया जाता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न, बाघ की क्या विशेषताएं हैं? देखिए, अगर आप पैराग्राफ में से लिखेंगे तो वो कम से कम 3 से 4 लाइन का उत्तर बन जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ अगर एक एक नंबर के आंसर है तो एक एक नंबर में आपको बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं होती। एक एक नंबर में आप 1 से 2 लाइन के उत्तर भी लिख सकते हैं। तो आप उस 3 और 4 लाइन को एक लाइन में समेट दीजिए। बाघ चालाक, धूर्त, फुर्तीला और साहसी पशु है। इसकी छलांग लंबी होती है और यह तेज दौड़ता है। आप देखेंगे कि इस लाइन में हमने बाघ की ही 6 विशेषताएं
बता दी है। अगला प्रश्न, बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु क्यों कहा माना जाता है या क्यों कहा जाता है? उत्तर देखिए, बाघ को उसकी फुर्ती, चतुराई, साहस और तीव्रता के कारण भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। रात्रि और स्फूर्ति के विलोम शब्द आप लिख सकते हैं। रात्रि का दिन, रात का दिन होता है, रात्रि का भी दिन होता है, ठीक है। स्फूर्ति का सुस्ती। तो इस तरह हम इस अभ्यास पत्र को पूरा करेंगे। अब हम करेंगे अगला अभ्यास पत्र, पेज नंबर 42, अभ्यास पत्र 20। इसमें आपको एक अनुच्छेद लिखना है। देखिए, अनुच्छेद और निबंध में डिफरेंस होता है बेटा। अनुच्छेद का मतलब होता है एक पैराग्राफ लिखना होता है। निबंध में कम से कम 3 से 4 अनुच्छेद आपको लिखने पड़ते हैं, तब एक निबंध बनता है। आप क्लास 7th में हैं, आपके पेपर में निबंध ही आता है, अनुच्छेद बहुत कम आता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक अनुच्छेद लिखने के लिए दिया गया है, तो आपको 1 पैराग्राफ लिखना है। आपका विषय है पर्वतीय प्रदेश की यात्रा। इट मीन्स आपने किसी पर्वत स्थल की यात्रा की है और उसके बारे में आप लिख रहे हैं। जैसा कि अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, तो उसी से संबंधित आप लिख सकते हैं। इस पैराग्राफ को सब अपने अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, अपने अपने अनुभव लिख सकते हैं। मैं आपको जिस तरह कर रही हूँ आप ये भी लिख सकते हैं। गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने माता पिता के साथ एक पर्वतीय प्रदेश की यात्रा पर गया। यात्रा से पहले हमने गर्म कपड़े, दवाइयां और खाने पीने का सामान तैयार किया। हमारी यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना और कुछ दिन शांत वातावरण में समय बिताना था। हम हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर गए। वहां पहुंचते ही ठंडी और ताजी हवा ने हमारा मन प्रसन्न कर दिया। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे देवदार के पेड़ और सुंदर झरने दिखाई दे रहे थे। सुबह का दृश्य बहुत मनमोहक था। हमने मॉल रोड, कुफरी और जाखू मंदिर की सैर भी की। वहां की प्राकृतिक सुंदरता देखकर मैं बहुत खुश हुआ। इस यात्रा से मुझे बहुत आनंद और नई जानकारी मिली। पर्वतीय प्रदेश का शांत वातावरण मेरे मन को बहुत अच्छा लगा। यह यात्रा मेरे जीवन की सबसे यादगार यात्राओं में से एक थी। इस तरह आप यह अनुच्छेद अपना पूरा कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले अभ्यास पत्र पर। अगले अभ्यास पत्र में बेटा हम पत्र लिखेंगे। पत्र में आपको क्या करना है, विद्यालय में खेल के मैदान का रख रखाव ठीक से नहीं हो पा रहा है। इट मीन्स प्लेग्राउंड को ठीक से नहीं रखा गया हुआ, घास नहीं काटी गई है, जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, बारिश का पानी भर जाता है, बच्चे खेल नहीं पाते, जिससे खेलने में असुविधा होती है। असुविधा मतलब बच्चे खेल नहीं पाते, कंफर्टेबल वहां पर नहीं हो पाती। इसकी शिकायत करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। देखिए, अब प्रधानाचार्य को आपको अपने प्रिंसिपल को पत्र लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? परीक्षा भवन, नई दिल्ली, सबसे पहले एड्रेस देंगे, देन दिनांक 10 जून 2026, उसके बाद सेवा में प्रधानाचार्य महोदया, सेंट थॉमस स्कूल, नई दिल्ली। फिर विषय लिखेंगे खेल के मैदान की खराब स्थिति के संबंध में। उसके बाद लिखेंगे महोदया, फिर कॉमा देंगे। उसके बाद लिखेंगे आपको बीच में क्या लिखना है। अब देखिए, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय के खेल के मैदान की स्थिति बहुत खराब हो गई है। मैदान में जगह जगह गड्ढे हैं तथा घास भी ठीक प्रकार से नहीं कटी हुई है। बारिश के कारण मैदान में पानी भर जाता है, जिससे विद्यार्थियों को खेलने में कठिनाई होती है। कई बार छात्रों को गिरकर चोट भी लग जाती है। विद्यालय में खेलकूद शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग है। यदि मैदान की उचित देखभाल की जाए तो विद्यार्थियों को खेलने में सुविधा होगी, कि मतलब उसे ठीक से रखा जाएगा तो बच्चे आराम से खेल पाएंगे और वे विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। अब ऑब्वियस है, आप स्कूल में अगर अच्छा खेल रहे हैं, आपको अच्छे से सिखाया जा रहा है, तो आप खेल प्रतियोगिताओं में भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि खेल के मैदान की शीघ्र मरम्मत और साफ सफाई करवाने की कृपा करें। धन्यवाद। भवदीय, आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा भी लिख सकते हैं। उसके बाद नाम लिखिए अपना, जो भी आपका नाम है, इसकी जगह क ख ग का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कक्षा, कक्षा में आप जिस भी कक्षा के हैं, 7वीं ए के हैं तो 7वीं अ, 7वीं ब, 7वीं स, आप किसी भी सेक्शन को यहाँ लिख सकते हैं। इस तरह आपका पत्र पूरा हो जाएगा। इसके बाद आपका अभ्यास पत्र 22 है, संवाद लेखन।
पानी की बर्बादी के विषय में पिता और पुत्र के बीच हुई बातचीत को संवाद शैली के रूप में लिखिए। देखिए बेटा, आप इसमें संवाद में ये अपने तरीके से लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आपको यही लिखना है जो मैं लिख रही हूँ, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी समस्या हो रही है, आप नहीं लिख पा रहे, तो आप इसको भी आराम से लिख सकते हैं। संवाद लिखते समय हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। पहला, संवाद दो व्यक्तियों के बीच में होते हैं, तीन व्यक्तियों, चार व्यक्तियों के बीच में हो सकते हैं, लेकिन हमें प्रश्न में केवल पिता और पुत्र दे रखा है, तो हम दो व्यक्तियों के बीच में ही संवाद दिखाएंगे। दूसरा मेन पॉइंट, हम संवाद नमस्ते, आपका स्वागत है, इस तरह के शब्दों का शुरुआत नहीं करते, क्योंकि हम इस तरह करते हैं तो शुरू के दो पॉइंट्स तो हमारे नमस्ते में ही निकल जाते हैं। तो हम हमेशा मुख्य बिंदु से संवाद शुरू करते हैं, क्योंकि अगर हम संवाद शुरू कर देंगे बेटा नमस्ते, आप कैसे हैं, तो हमारे बहुत सारे संवाद इसमें वेस्ट हो जाएंगे, और संवाद बहुत लंबे नहीं लिखे जाते। संवाद में ज्यादा से ज्यादा आप 8 डायलॉग लिखेंगे, जिसमें चार पिता के होंगे और चार पुत्र के होंगे। तो इस तरह मुख्य बिंदु पर हम सीधा बात करते हैं। देखिए संवाद। पिता, बेटा, तुम नल खुला छोड़कर क्यों चले गए थे? बहुत सारा पानी व्यर्थ बह गया। पुत्र, माफ कीजिए पिताजी, मुझसे गलती हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। पिता, पानी हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, हमें इसकी एक एक बूंद बचानी चाहिए। पुत्र, जी पिताजी, अब मैं कभी पानी बर्बाद नहीं करूंगा। पिता, हमें ब्रश करते समय, हाथ धोते समय और गाड़ी साफ करते समय भी पानी व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। पुत्र, जी, मैं अपने दोस्तों को भी पानी बचाने के लिए कहूंगा। पिता, बहुत अच्छा बेटा, यदि हम आज पानी बचाएंगे तभी भविष्य सुरक्षित रहेगा। पुत्र, जी पिताजी, अब से मैं हमेशा पानी का सही उपयोग करूंगा। इस तरह हमारा संवाद यहाँ पर खत्म हो जाता है। और मैंने आपके हॉलीडे होमवर्क में जितने अभ्यास पत्र थे सबको कवर कर लिया है, केवल एक चित्र वर्णन रह गया है। उसके अलावा आपको एक प्रोजेक्ट भी मिला हुआ है। अगर आपको प्रोजेक्ट बनाने में भी कोई समस्या है तो आप इस वीडियो के कमेंट में मुझे कह सकते हैं, मैं आपके प्रोजेक्ट में भी हेल्प कर सकती हूँ। एटलीस्ट मैं कुछ सिंपल्स आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो आप इजीली वो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर पाएंगे। धन्यवाद।